हमारे पेन क्लिनिक में बहुत सारे मरीज आते हैं जो कमर दर्द के होते हैं। उसमें सभी उम्र के मरीज होते हैं, किशोरावस्था से लेकर और बुज़ुर्ग तक। कमर दर्द एक ऐसा कारण है सारी दुनिया की स्टडीज़ के हिसाब से, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कारण है डॉक्टर के पास जाने का मरीज के लिए। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जनसंख्या किसी भी देश की, हमारे देश को मिलाकर, कमर दर्द से किसी न किसी रूप में पीड़ित है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कमर दर्द के कारण अपने अपने कार्य को कर नहीं पाते, अपनी नौकरियां या जो भी व्यवसाय है वो नहीं कर पाते, और अक्सर वो अपने बिस्तर पर और बंध के रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके क्या कारण हैं, इसका क्या निवारण है, कैसे हम बच सकते हैं कमर के दर्द से या उससे अपने आप को पंगु बनाने से, कैसे हम समाज में अपने दर्द को ठीक करके फिर से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस सारे बारे में हम लोग आज बात करेंगे। एक लाइन में बताना चाहता हूँ, पेन मेडिसिन जो कि एक नई विद्या है, ये एनेस्थीसियोलॉजी ब्रांच से निकली हुई एक नई मेडिसिन की ब्रांच है। और ये पेन मेडिसिन में हम पेन स्पाइन फिजिशियन किसी भी प्रकार के क्रोनिक पेन यानी दीर्घावधि पेन, यानी ऐसा दर्द जो कि कई महीनों से, सालों से मरीज को परेशान कर रहा है, इन मरीजों का हम इलाज करते हैं। इसमें बहुत तरह के रोगों का इलाज हम करते हैं, जैसे कमर दर्द मैंने आपको बताया बहुत कॉमन है, गर्दन दर्द, फ्रोज़न शोल्डर, कैंसर का दर्द जो अक्सर इतना असहनीय होता है जिसके लिए मरीज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसके अलावा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिसमें कि चेहरे पे करंट जैसे झटके लगते हैं। तो इन सारे बीमारियों का, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, फ्रोज़न शोल्डर मैंने पहले ही बताया, इन सभी बीमारियों का कॉम्प्रहेंसिव इलाज यानी संपूर्ण इलाज पेन क्लिनिक में, पेन मेडिसिन ओपीडी में उपलब्ध होता है। तो यदि आप कभी भी इसी तरह की किसी समस्या से ग्रसित हैं तो आप एक किसी पेन फिजिशियन से मिल सकते हैं या पेन क्लिनिक में जाकर दिखा सकते हैं। दवाइयों के अलावा भी जो हम लोगों का मेन एक्सपर्टीज़ है, वो मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन से है। उसमें क्या होता है कि अगर दवाइयों को मरीज रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आज से 10 साल पहले तक दूसरा ऑप्शन केवल ओपन बड़ी सर्जरी होता था। अभी पेन मेडिसिन की वजह से इनमें से बहुत सारे रोग, जैसे कि स्लिप डिस्क, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ये बहुत सारे रोगों का निदान मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन के द्वारा किया जाना मुमकिन है। इसमें बगैर किसी चीरे के, बगैर किसी जनरल एनेस्थीसिया के मरीज का मिनिमली इन्वेजिव तरीके से, परक्यूटेनियस तरीके से, यानी पिन होल या बटन होल तरीके से मरीज के रोग का इलाज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क होना कमर दर्द और sciatica का एक बड़ा कारण है। पहले इसका इलाज या तो दवाइयों से होता था या फिर बड़ी ओपन सर्जरी होती थी, परंतु अब पेन मेडिसिन के माध्यम से इस स्लिप डिस्क का इलाज एक एंडोस्कोप यानी दूरबीन विधि द्वारा सिर्फ आधे सेंटीमीटर के इंसिजन से मुमकिन है, जिसका मेजर फ़ायदा है कि मरीज को भर्ती नहीं होना पड़ता, मरीज को बड़ा चीरा नहीं लगता, मरीज को जनरल एनेस्थीसिया या पूर्ण बेहोशी नहीं दी जाती, और मरीज की उसी दिन छुट्टी होकर मरीज अपने कार्य पर जल्दी ही वापस जा सकता है। कमर दर्द के बारे में अगर हम आज ख़ास तौर से जानना चाहें तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसकी वजह से मरीज अस्पताल में जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और सबसे पहले कि होता क्या है। कमर दर्द दो तरीके से मेनली होता है, केवल कमर में दर्द होता है या फिर कमर में दर्द शुरू होकर नीचे पैरों की तरफ जाता है। जब ये केवल कमर में दर्द होता है तो इसके जो कारण हैं वो मसल स्पाज्म हो सकता है, या फिर बुज़ुर्ग लोगों में ख़ास तौर से फैसेट आर्थ्रोपैथी, यानी रीढ़ की हड्डी में, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारी हड्डियां होती हैं और वो हड्डियां बीच में जुड़ी होती हैं इंटरवर्टिबल डिस्क के माध्यम से। तो इनमें जब आर्थराइटिस हो जाती है, जिसको कि फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी बोलते हैं, वो भी एक बहुत कॉमन कारण होता है, स्पेशली 50 से अधिक अवस्था वाले मरीजों में। लेकिन जो ऑफिस गोअर लोग होते हैं, यानी कि यंगर पॉपुलेशन जो हमारे देश की है, जो कि ऑफिस में जाते हैं, कई कई घंटे लगातार 8 से 10 12 घंटे तक चेयर पे बैठ कर काम करते हैं,
इन लोगों में भी कमर का दर्द होता है, जिसका कि मेजर कारण होता है इनकी डिस्क का सूख जाना या सूखने की शुरुआत हो जाना, जिसे डीजेनरेशन बोलते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्क डीजेनरेट होकर बाहर निकल के नसों को दबाए, केवल वो शुरुआत होती है डीजेनरेशन की, जिसकी वजह से उनके लिए कुर्सी पे बैठ पाना भी असंभव सा हो जाता है। मान लीजिए कि जैसे वो उसको 10 घंटे कुर्सी पे बैठ के काम करना है, परंतु आधे घंटे बाद ही उसको बैठना कुर्सी पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से बहुतायत तीसरा कारण, एक बहुत कॉमन कारण होता है कमर के दर्द का, वो होता है स्लिप डिस्क यानी प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, कमर की रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उनके बीच में स्लिप डिस्क होती है जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ये शॉक एब्जॉर्बर या स्लिप डिस्क जो है बाहर निकल के जब नसों पे दबाव देने लगती है, पैरों की नसों पर, तब वो दर्द खाली कमर में ना रहकर कमर से पैर की तरफ जाता है, नस के दबाव की वजह से। इसको आम बोलचाल की भाषा में शियाटिका भी बोलते हैं या गद्दी स्लिप कर जाने वाली बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ बोली जाती है, बट इसका मेन कारण वही होता है कि डिस्क जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना था, वो अपनी जगह से खिसक के नसों को दबाने लगी। इसके और लक्षण होते हैं पैरों में करंट जैसे झटके लगना, पैरों में झुंझुनी होना, पैरों में सुन्नपना जैसा लगना, और कभी जब स्थिति बहुत बिगड़ जाती है तो इवन पेशेंट को अपने दैनिक नित्यकर्म जैसे कि फ्रेश होना, लेटरिन जाना या पेशाब वगैरह में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसके अलावा और भी कारण कुछ होते हैं, जैसे गठिया बाय एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं, वो भी एक कॉमन कारण होता है कमर के दर्द का, ख़ास तौर से पुरुषों में और कम उम्र के पुरुषों में, लाइक 15 से 25 साल में आमतौर पे ये शुरू होता है। इसका मेन लक्षण जो होता है वो होता है कि मरीज़ जब सवेरे उठता है तो उसको अब पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा जकड़न, ख़ास तौर से कमर के हिस्से में बहुत ज़्यादा जकड़न होती है। अच्छी बात यह है कि इन सारी चीज़ों का आज की तारीख में निदान उपलब्ध है साइंस के लगातार होने वाले डेवलपमेंट की वजह से। तो कमर के दर्द से घबराएं नहीं। बुज़ुर्गों में एक और बड़ा कॉमन कारण होता है कमर दर्द का, जो कि अचानक से उठता है, वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का वीक हो जाना उम्र के साथ। ये समस्या पुरुषों में भी देखी जाती है, परंतु महिलाओं में कहीं ज़्यादा देखी जाती है। जैसे ही एक बार महिला रजस्वला यानी मीनोपॉज़ के लिए जाती है, रजोनिवृत्ति के लिए जाती है, तो उसके बाद में उनके शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, ख़ास तौर से यदि वो अपना ध्यान ना रखें, जैसे कि एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, अच्छा खान-पान और स्वस्थ जीवन का निर्वहन ना करें। ऐसे मरीजों में अक्सर ये शिकायत लेके आते हैं कि माताजी बाथरूम गई थीं, ज़ोर से पैर उनका नीचे पड़ गया और तभी से कमर में भीषण दर्द हुआ और वो अब उठ नहीं पा रही बिस्तर से। इनमें जो कॉमन कारण होता है वो रीढ़ की हड्डी का दब जाना, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से दब जाना, ये इसका एक मेजर कारण होता है। कमर दर्द आज के आधुनिक जीवन शैली का एक साइड इफ़ेक्ट भी माना जा सकता है। इसकी वजह से अभी हमारे पास अपने पेन क्लिनिक में हर उम्र के मरीज कमर दर्द को लेके आते हैं। जैसे मैंने बताया, किशोरावस्था से चालू होकर, जो कि आमतौर पर मस्कुलर स्पाज़्म होता है या फिर स्पॉन्डिलाइटिस होता है कुछ मरीजों में, वहाँ से शुरू कर फिर ऑफिस गोअर्स में, जहाँ पर कि उनको लगातार कुर्सी पे बैठ के काम करना रहता है, उसमें जो मेजर कारण होता है वो डिस्क का सूखना या डीजेनरेशन होता है। उसके बाद में बुज़ुर्गों में या अधेड़ अवस्था में जो है, उससे पहले स्लिप डिस्क एक बहुत कॉमन कारण है कमर दर्द का, जो कि कमर दर्द साथ में पैर दर्द के साथ प्रेजेंट करता है। बुज़ुर्गों में जाकर केवल कमर दर्द का मेजर कारण रीढ़ की हड्डी की आर्थराइटिस यानी जिसको फैसेट आर्थ्रोपैथी भी बोलते हैं, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस एक मेजर बड़ा कारण कमर दर्द का रहता है। सबसे पहला कारण, जो सबसे कॉमन कारण है, वो मस्कुलर स्पाज़्म है, जो कि किसी ऐसी गतिविधि को करने की वजह से होता है आमतौर पर जिसके लिए हमारा शरीर अभ्यस्त नहीं होता है, आदी नहीं होता है। अचानक से हमने एक दिन सोचा कि आज हम बहुत सारा स्पोर्ट्स खेलेंगे, या हमने अचानक से कोई सामान, भारी सामान उठाया या खिसकाया, वो मस्कुलर स्पाज़्म होता है। दूसरा, रीढ़ की हड्डी की आर्थराइटिस, जिसके रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी हड्डियां होती हैं, उसके अंदर आर्थराइटिस उन जॉइंट्स में हो जाती है। तीसरा, जो डिस्क, जो मैंने बताया कि रीढ़ की हर दो हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है।
जब इसके अंदर बीमारी होने लगती है, डिजेनरेशन होने लगता है, तब दर्द होता है, जो कि आमतौर पर ऑफिस जाने वाली पॉपुलेशन यानी यंगर पॉपुलेशन में देखा जाता है। उसके बाद नंबर आता है प्रोलैप्स डिस्क या स्लिप डिस्क का, जिसमें कि ये जो शॉक एब्जॉर्बर डिस्क है ये बाहर निकलकर नसों पे दबाव देने लगती है। उसके बाद नंबर आता है ऑस्टियोपोरोसिस का, जिसमें अधिक उम्र में लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और वो दब जाती हैं, और बगैर दबे भी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी दर्द हो सकता है, और दबने के बाद भीषण दर्द होता है, जिसको वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये कॉमन कारण कमर दर्द के आमतौर पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सारे बीमारियों का इलाज ट्रेडिशनली पहले दवाइयों से शुरू होता है, कि यदि दवाई से कोई बीमारी, जो कि दवाई ऐसी गोली है जो आपने खाई और साथ में एक्सरसाइज करी, अपना ख्याल रखा, तो ज़्यादातर मरीज़ 100 में से 90 मरीज़ अपने आप 6 से 8 हफ्ते के भीतर रेस्पॉन्ड करते हैं और बेहतर हो जाते हैं। परंतु जो 10% मरीज बचते हैं जो कमर दर्द के, जिनमें कि दवाइयों से आराम नहीं आता 6 से 8 हफ्ते की एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी के बावजूद, तो उनके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो फिर वो ओपन सर्जरी की तरफ जाते हैं, या फिर अभी जो मैंने बताया पेन मेडिसिन एक विद्या है, जिसमें कि मिनिमली इन्वेजिव पेन इंटरवेंशंस के द्वारा हम लोग इन बीमारियों का इलाज करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एक कारण कमर दर्द का, जिसमें कि डिस्क के अंदर डिजेनरेशन होने लगता है, स्लिप डिस्क नहीं होती है, डिजेनरेशन होता है। उसका इलाज बाईएक्युलोप्लास्टी के द्वारा किया जाता है, जिसमें उस डिस्क के अंदर हम लोग जाते हैं बारीक औजारों के माध्यम से, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं, और उसको जाकर रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट के द्वारा उस जो डिस्क के अंदर डिजेनरेशन हो रहा है उसे ठीक करते हैं। नंबर 2 पर होता है, जैसे मैंने फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी बताई, 50 से 70 साल के पुरुष और महिलाओं के अंदर कमर दर्द का बहुत कॉमन कारण होता है। उसमें भी हम लोग जाके जो नसें इस एरिया को सप्लाई करती हैं, उनका रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा इलाज करते हैं। अगेन ये सारे इलाज परक्यूटेनियस हैं, यानी कि बगैर किसी बड़े चीरे के हैं, और इंटरवेंशंस हैं जिसमें कि भर्ती नहीं होना पड़ता, लोकल एनेस्थीसिया में इलाज किए जाते हैं। इसी तरह से यदि मरीज को स्लिप डिस्क हो गई ही है, जिसमें कि वो निकल के मरीज की नसों को दबा रही है और शियाटिका के तौर पे प्रस्तुत कर रही है, ऐसे मरीजों के पास भी जो ऑप्शन है वो या तो ओपन सर्जरी का है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा लें, वरना उससे पहले हम लोग पेन फिजिशियंस हम लोग एंडोस्कोपी के द्वारा उस डिस्क का जो टुकड़ा नसों को दबा रहा है उसको निकाल देते हैं। इसका भी अगेन फ़ायदा ये है कि इसका जो इंसिजन है वो 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है, लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, और आमतौर पर उसी दिन या अगले दिन सुबह मरीज की छुट्टी कर दी जाती है। तो इस तरह के इलाज, जैसे मैंने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से रीढ़ की हड्डी दब जाती है और भीषण दर्द होता है, तो ट्रेडिशनली उसका इलाज पहले था कि मरीज को बेड रेस्ट कराया जाता था, और अगर उससे वो ठीक नहीं होते थे 4 से 6 हफ्ते में, तो उसकी ओपन सर्जरी होकर रॉड स्क्रू डाल के फिक्स कर देते। अभी हम लोगों के पास में एक विद्या है जिसको हम लोग बोलते हैं काइफोप्लास्टी या वर्टिब्रोप्लास्टी। उसमें बारीक औजारों के माध्यम से जो हड्डी दबी है उसके अंदर जाते हैं और उसको बोन सीमेंट डाल के वहीं का वहीं फिक्स कर देते हैं। उससे इमीडिएट मरीज को रिलीफ होता है और वो अपने बिस्तर से उतर के चलने काबिल हो जाता है। तो इस तरह के इलाज हैं, परंतु ऐसे भी मरीज होते हैं जो दवाइयों को रेस्पॉन्ड नहीं करते, मिनिमली इन्वेजिव पेन स्पाइन इंटरवेंशंस को रेस्पॉन्ड नहीं करते, और अल्टीमेटली उनको फाइनली ओपन सर्जरी के लिए जाना होता है। तो हर मरीज एक नया मरीज होता है, हर मरीज एक डिफरेंट मरीज होता है, और ऐसा कह पाना मुमकिन नहीं है कि एक ही इलाज सारे मरीजों में कारगर होगा। तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोटोकॉल है, जिसके आधार पर हम सभी डॉक्टर मरीज को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, ये बड़ा कॉमन देखा गया है, हम लोगों ने देखा है कि लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, पैसा देते हैं, 1 हफ्ता जाते हैं बहुत ज़ोर से, और उसके बाद में बंद कर देते हैं अगले 4-6 महीने के लिए। फिर 6 महीने बाद एक दिन जोश आता है, फिर स्टार्ट करते हैं। वो कामयाब नहीं है, वो आपके शरीर के लिए उचित नहीं है किसी भी तरीके से। आप थोड़ी एक्सरसाइज करें, आप घर पे ही करें भले ही, लेकिन लगातार करें। दूसरा एक बहुत कॉमन अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही साधारण चीज़ करने वाली है, चलना, वॉकिंग। जितना आप अच्छा वॉक कर सकते हैं, किसी भी एज का बंदा अगर वॉक कर रहा है, रनिंग नहीं भी कर पा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत स्वस्थ एक्सरसाइज है। आप कहीं भी घर के पास में अपने, और अगर ने आपका घर में जगह है तो घर में आप वॉकिंग ज़रूर करें, और उसके लिए कहा जाता है कि 20 मिनट
तेज़ चलना हफ्ते में 5 दिन का औसत आपका निकलना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है हड्डियों को, मांसपेशियों को, कमर के स्वस्थ रखने के लिए। तीसरी चीज़ ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, उनको रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज़ के बाद में ख़ास तौर पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट या जो भी उनके फैमिली डॉक्टर हैं या पेन फिजिशियन के पास जाकर ज़रूर ऑस्टियोपोरोसिस की जांच करवानी चाहिए। और अगर उनको उसके लक्षण हैं और वो जांच में निकल के आ रही है, तो उसके लिए कुछ विशेष दवाइयाँ हैं जिनको उनको लेना चाहिए लगातार, और लगातार किसी चिकित्सक के संपर्क में रहना चाहिए।